आज हम कंपनी लॉ में करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट केसेस पार्ट वन इसलिए क्योंकि आज हम जो केसेस करेंगे वो बिल्कुल जब आप कंपनी लॉ की डेफिनेशन पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, तब उस टाइम पे आप देखोगे वो केसेस सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। आज हम उन दो केसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केस है साल्मन वर्सेस साल्मन एंड कंपनी लिमिटेड का। इस केस को करने से पहले हम ये जान लेते हैं केसेस लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम केस का नाम लिखेंगे। केस के नाम में पहला जो नाम होता है वो उस पार्टी का होता है जो केस फाइल करती है, और दूसरा जो नाम होता है वो उस पार्टी का होता है जिसके ऊपर केस फाइल किया जाता है। इसीलिए हम इस पार्टी को कहते हैं जो एप्लेंट होता है, और ये पार्टी को कहते हैं जो डिफेंडिंग पार्टी होती है। अब इस केस के बारे में जानने के लिए देखते हैं कि ये केस रिलेटेड किसके है। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे कंपनी में, उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक किया था जो था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका मतलब है मेंबर्स और कंपनी दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग होते हैं। अब इस केस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पता चला कि कंपनी और मेंबर्स को सेपरेट लेना चाहिए। ये केस था बेसिस उसका साल्मन वर्सेस साल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। इसके फैक्ट्स जान लेते हैं केस के क्या थे। सैलमन नाम का इंडिविजुअल था जिसका एक लेदर बूट का बिजनेस था। उसने अपना बिजनेस 30,000 पाउंड्स में एक कंपनी को सेल करा। वो कंपनी सैलमन की ही बनाई हुई कंपनी थी जिसका नाम था साल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने जब इससे बिजनेस खरीदा 30,000 रुपीज़ का, तो नेचुरली 30,000 पाउंड्स वापस करने थे। तो इस कंपनी ने किस तरीके से वापस करा पैसा? 20,000 के तो कंपनी ने साल्मन की वाइफ, साल्मन के 4 बेटे, साल्मन की एक डॉटर को शेयर्स इशू कर दिए, और जो बचे 10,000 पाउंड्स थे उसमें साल्मन के लिए डिबेंचर्स इशू कर दिए साल्मन के नाम पे इस कंपनी ने। इस तरीके से 30,000 पाउंड्स जो है इस कंपनी ने साल्मन को लौटा दिए और उसका बूट का बिजनेस अपने पास खरीद लिया। अब कुछ टाइम बाद इस बिजनेस में थोड़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो गई और 1 साल में ही कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। जब कंपनी बंद होने लगी उससे पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखी गई। कंपनी की लायबिलिटी साइड 2 चीज़ें थी। एक तो थे डिबेंचर्स जिसमें 10,000 वही डिबेंचर्स थे जो कि साल्मन के नाम पे इशू हुए थे, और दूसरे थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मीन्स कुछ और लोगों से भी कंपनी ने पैसा लिया हुआ था जो कि थे 8,000 पाउंड्स। और जब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में इस कंपनी के एसेट्स थे 6,050 के। अब नेचुरली एसेट्स कम हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। जब भी कोई कंपनी बंद होने वाली होती है तब उस कंपनी के एसेट्स सेल करके उसकी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है। अब क्योंकि एसेट सिर्फ 6,050 रुपये हैं और लाइबिलिटीज़ 18,000 हैं, तो नेचुरली किसी एक को ही पैसे मिल सकते हैं और वो भी पूरे नहीं मिलेंगे। लेकिन कंपनी लॉ ये कहता है जब भी एसेट सेल ऑफ होते हैं तो सबसे पहला पैसा जाता है डिबेंचर होल्डर्स को, और फिर पैसा जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अब इस केस में क्या हुआ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ये कहना था क्योंकि कंपनी साल्मन की ही कंपनी है, उसकी वाइफ, उसके 4 सन्स, उसकी डॉटर, ये सब फैमिली मिलके ही ये कंपनी बना रही है, तो इसीलिए कंपनी एक एजेंट का काम कर रही है साल्मन के लिए। इसीलिए जो ये एसेट सेल ऑफ होंगे वो साल्मन को नहीं मिलने चाहिए क्योंकि उसी की तो कंपनी है। इसीलिए ये जो पैसा है ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें हुई तो साल्मन ने केस कर दिया, और फिर जो डिसीजन आया कोर्ट का वो ये था कि क्रेडिटर्स का ये कहना गलत है, क्योंकि कंपनी लॉ के मुताबिक कंपनी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसीलिए कंपनी का मेंबर, कंपनी का ओनर चाहे डिबेंचर होल्डर भी क्यों ना हो, लेकिन उसको पूरा हक है वो पैसा लेने का, यानी साल्मन को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, ये कोर्ट ने डिसाइड करा। और दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि कंपनी लॉ कहती है कि डिबेंचर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और क्योंकि डिबेंचर होल्डर जो है साल्मन ही है, इसीलिए भी
सालमन को पैसा मिलना चाहिए। तो डिसीजन हुआ कोर्ट का कि क्रेडिटर्स का कहना गलत है और सालमन को पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। तो ये आप केस लिख के आओगे सेपरेट लीगल एंटिटी में। तो सबसे पहले केस का नाम सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड, फिर उसके फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन डिसीजन ऑफ द कोर्ट। दूसरा जो हम केस करते हैं वो है मेकोरा वर्सेस नदरन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। अब अगेन ये केस रिलेटेड है सेपरेट प्रॉपर्टी से। सेपरेट प्रॉपर्टी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी का, जहाँ पे हम कहते हैं कि कंपनी अगर मेंबर से अलग है तो कंपनी की प्रॉपर्टी भी मेंबर से अलग है। तो मेंबर को कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का। फैक्ट्स ऑफ द केस जान लेते हैं। इस केस में टिम्बर की कंपनी थी और इस कंपनी के सारे शेयर्स एक शेयर को छोड़कर मेकोरा के पास थे। अब मेकोरा ने क्या करा, क्योंकि उसको लगा कि सारे शेयर्स उसी के पास हैं एक शेयर को छोड़ के, तो उसने इस कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस लेने की बजाय अपने नाम पे इंश्योरेंस ले ली और ये टिम्बर को इंश्योर करा दिया अगेंस्ट फायर। तो फायर इंश्योरेंस खरीदी लेकिन मेकोरा ने अपने नाम पे खरीद ली। अब कंपनी में कुछ टाइम बाद फायर लग गई। जब फायर लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन पे करना था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन पे करने से इनकार कर दिया। लेकिन मेकोरा ने केस करा इस नदरन इंश्योरेंस कंपनी पे और कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ, क्योंकि कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी का कहना ये था कि आप कंपनसेशन तभी ले सकते हो जो प्रॉपर्टी आपकी लीगली हो, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है ओनर की प्रॉपर्टी से, इसीलिए ओनर का उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि हम मेकोरा को कंपनसेशन नहीं पे कर सकते, क्योंकि उसने इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ना खरीद के अपने नाम पे खरीदी है। तो कोर्ट का डिसीजन यही हुआ कि कोई भी पर्सन, चाहे उसके पास कंपनी के सारे शेयर्स क्यों ना हो, फिर भी कंपनी की प्रॉपर्टी पे उस व्यक्ति का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने मेंबर से, अपने ओनर से डिफरेंट है और उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। इसीलिए मेकोरा को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।